वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। शौक का कोई मोल नहीं और इमेजिनेशन पे कोई जोर नहीं। ये बात अगर किसी पे अप्लाई होती है वो है बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स, जिन्होंने एक अलग ही तख्लीकी पाकिस्तान बनाया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी मूवीज़ में इतनी स्टीरियोटाइपिंग होती है। चलो एक तो स्टीरियोटाइपिंग को तो छोड़ो, कैरिकेचर ऑफ पाकिस्तान बनाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान निस्तो नाबूद हो गया है, पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे जो पूरा माशरा है उसको इतना रिग्रेसिव, इतना पेनफुल दिखाया जाता है कि एक्चुअली अफसोस नहीं होता, हंसी आती है। इस वक्त अगर आप पूरे सोशल मीडिया पे देखें तो पाकिस्तान के जो ज़बरदस्त, मैं उनकी इनके सेंस ऑफ ह्यूमर को सलाम करना चाहूँगी। जिस तरह धुरंधर मूवी के ऊपर लोगों ने मीम्स बनाई हैं और रील्स बनाई हैं और किसी तरह कोशिश की है कि इंडिया एजुकेट हो जाए अबाउट पाकिस्तान, इट इज़ एब्सोल्युटली हिलेरियस। यानी किसी भी प्रोपेगेंडा मूवी पे पाकिस्तान जैसे रिस्पॉन्ड करता है और फिर इनके जो अपने फैक्शंस देखने में आते हैं। ऋतिक रोशन साहब, यानी उड़ता हुआ तीर उन्होंने लिया, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट करना ज़रूरी समझा, भूल गए कि वो किस तरह एक फ़ाइटर पायलट बने हुए थे और एक वियर्ड किस्म की हरकतें कर रहे थे। उनके अपने जो एयरफोर्स के लोग हैं उनको किस तरह दिखाया, किस तरह विजुलाइज़ किया गया था इन स्विम सूट्स एक्सेट्रा। And then of course the Mohit Sharma, the character, he is basically one of the army personnel जिनकी अब किसी मिशन की वजह से he is no longer alive, लेकिन उनकी फैमिली ने कहा कि कहीं ना कहीं उनका हुलिया, उनकी ज़िंदगी के जो असल वाक़यात थे, जो उनके मिशंस थे, उसको लिफ्ट किया गया है धुरंधर में और एक तख्लीक, एक इमेजिनरी, एक दियो मलाई कहानी बुनी गई है। आइए ज़रा इस कहानी का थोड़ा सा खुलासा करते हैं, क्योंकि दिस इज़ बेस्ड ऑन लियारी। एक अजीब सी डिस्टिंक्शन बनाने की कोशिश की गई है कि जो लियारी पे रूल करता है वो कराची पे रूल करता है और फिर किस तरह इंडिया उसमें इन्फिल्ट्रेट करता है। तो एक हसीन दास्तान उन्होंने बनाई है, लेकिन कुछ रियल कैरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान को उसके अंदर हमने देखा है। देख तो रहमान डकेट का कैरेक्टर देखा गया, जिसको कई लोग टीमू का रहमान डकेट कह रहे थे। इट मे बी अ गुड कम बैक फॉर अक्षय खन्ना, बट इट वाज एब्सोल्युटली हिलेरियस फॉर पाकिस्तानीज़। इसके अलावा चौधरी असलम का कैरेक्टर संजय दत्त प्ले कर रहे हैं, उसका भी हम खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों को वेलकम करना चाहूँगी। सबसे पहले जी नादिर गबोल हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका हल्का है लियारी, जो कि सेंट्रल लोकेशन है, द प्लेस फॉर एक्शन है इन दिस मूवी। तो उनसे जानेंगे कि लियारी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, सिंध कैसे रिएक्ट कर रहा है इस मूवी के ऊपर। थैंक यू सो मच नादिर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। इसके अलावा जी उमैर अलवी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन एंटरटेनमेंट एंड पॉप कल्चर जर्नलिस्ट हैं और इनको मैंने देखा, ही इज़ वन ऑफ द ओनली पीपल जिन्होंने हमारी तरह सिर्फ रशेज़ नहीं देखे, उन्होंने एक्चुअली मूवी देखी हुई है। तो हम इनसे ये भी जानेंगे कि एज अ क्रिटिक हाउ डिड ही फाइंड द मूवी। थैंक यू सो मच उमैर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। नादिर, सबसे पहला सवाल आपसे, लियारी को बॉलीवुड की इस एपिक दियो मलाई कहानी में देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? देखें, जाहिर सी बात है, इंडिया हमारा रिवायती दुश्मन है और उनका प्रोपेगेंडा मशीन बहुत सालों से पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रेल करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली थ्रू बॉलीवुड। इस दफ़ा तो हमने बॉलीवुड में लियारी का मेंशन देखा है। इनिशियली वी वर सरप्राइज्ड, बट अगेन देन बिकॉज इंडिया इज़ अगेंस्ट पाकिस्तान एज अ होल, तो उन्होंने क्योंकि लियारी का इस्तेमाल किया है इस दफ़ा, तो लियारी के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत रिजेंटमेंट है। लियारी वाले जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है कि लियारी को इतना नेगेटिवली पोर्ट्रे किया है। अगर लियारी को दिखाना ही था बॉलीवुड ने, तो लियारी के अंदर जो हमारी ख़वातीन बॉक्सर्स हैं, हमारी ख़वातीन रैप आर्टिस्ट हैं, हमारी ख़वातीन फुटबॉलर्स हैं, हमारी जो स्केच आर्टिस्ट हैं, उनको पोर्ट्रे करते। लियारी का हिस्ट्री एज अ हब ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म, इसको दिखाते तो हमारे को खुशी होती। मगर नादिर, जो आपने हमारे जैसे खुद कहा, दुश्मन तो इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेगा ना, दुश्मन तो आपको एक नेगेटिव लेंस से ही दिखाएगा। मुझे बताइए, जो कैरेक्टर्स इसमें जो सेंट्रल रहे हैं, रहमान डकेट की बात की जाए, चौधरी असलम की बात की जाए, इनके पोर्ट्रेयल से पहले तो आप बताएं, आपने मूवी देखी है या आपने भी मेरी तरह से रशेस देखे? नहीं, मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं और जी। टू बी ऑनेस्ट मैं हाँ। तो इंटरेस्टेड भी नहीं था इस मूवी को देखने में, बिकॉज जाहिर सी बात है, आई थिंक इट्स वेस्ट ऑफ टाइम टू वॉच दिस मूवी, जिसमें है ही सारी झूठ और मन घड़त बातें होंगी। अच्छा, तो आई हैव बेटर थिंग्स since टू you डू। are into politics and you represent the people, मुझे एक बड़ी अच्छी बात ये लगी कि तमाम जीसीसी कंट्रीज़ ने इस मूवी पे बैन लगाया है बैन और कर दिया, इसको बिल्कुल। एंटी पाकिस्तान कंटेंट की वजह से बैन लगाया है। क्या इसमें कोई हाउ डिड यू रिस्पॉन्ड टू दैट और आपको ये कदम कैसा लगा? नहीं, देखिए, बहुत खुशी हुई हमारे, ऑब्वियसली देयर ऑल आर ब्रदर
कंट्रीज एंड स्पेशली रिसेंटली सऊदी अरेबिया के साथ हमने एक तरह से डिफेंस पैक्ट भी साइन किया, और एनी अटैक ऑन पाकिस्तान इज कंसिडर्ड एन अटैक ऑन सऊदी अरेबिया। तो इसी वजह से हमारे जितने भी ये ब्रादराना ममालिक है, यूएई और बाकी कतर वगैरह हो गए, ओबियसली दे केयर फॉर अस, दे लुक आउट फॉर अस। और अगर हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा, एक झूठी एक साजिश की जा रही है, तो उन्होंने हमारा स्टैंड दिया। एंड पाकिस्तानीज एज अ होल are very proud of our brotherly countries, and this is what we expected and this is what we got, because सबसे बड़ा I think इनके लिए मार्केट यही था मिडल ईस्ट कंट्रीज में, क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा रहता है, पाकिस्तानी बहुत सारे रहते हैं, तो इनका कोशिश यही था कि वहाँ पे रिलीज़ करें। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अमेरिका से मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने ये धुरंधर मूवी देखी है अमेरिका में, क्योंकि बैन नहीं हुई है। तो मैंने उनको भी ये बताया, मैंने कहा भाई दिस इज़ ऑल नेगेटिव प्रोपेगेंडा, डोंट कंसिडर इट एज अ मूवी, कंसिडर एज एन अटैक ऑन पाकिस्तान एंड जितने भी पाकिस्तानी लिविंग इन ऑल दिस कंट्रीज। अच्छा, अब क्योंकि उमैर ने मूवी देखी है, उमैर की तरफ चलते हैं। उमैर मुझे बताएं, क्योंकि चौधरी असलम इज़ अ हीरो व्हेन वी लुक एट हिम, और उनकी शहादत आज भी हमारे लिए एक पेनफुल हकीकत है। एंड सम ऑफ द थिंग्स, द ऑपरेशंस दैट ही इज़ कंडक्टेड, इट रियली क्लीन्ड अप पाकिस्तान। वो एक निडर सिपाही के तौर पे हमारे सामने थे। कैसा दिखाया गया उनके कैरेक्टर को? पीपल वर लाइक अमेज के सुपरस्टार, यानी कुछ भी कहें, एक बड़े नाम के साथ उनके कैरेक्टर को सामने रखा गया, संजय दत्त। हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? देखिए, सबसे जो बड़ी चीज़ है कि हम इस वक्त जो कराची में हालात बेहतर हुए हैं, उसमें चौधरी असलम का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमें जो है उनको, हमारे हीरो हैं, हीरो थे, हीरो रहेंगे, चाहे वो बॉलीवुड में आप उसे किसी भी तरह दिखाइए। तो इस फिल्म के अंदर जो है उन्होंने दिखाया कि जो संजय दत्त हैं उनकी एंट्री तो बहुत आंसू दिखाई है चौधरी असलम, कि वो आए हैं, उन्होंने 3-4 जो वो हैं उनको लोगों को जो है मार दिया, 1 मिनट, जो गैंगस्टर्स थे, टेररिस्ट थे। लेकिन उसके बाद फिर दिखाया कि उनकी जो डोर है वो किसी और के हाथ में। अब किसके हाथ में ये नहीं दिखाया उन्होंने, वो ये कह रहे हैं कि मेरा तो जो है काम चल रहा है। फिर उनको पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि आप ये करें, गलत है इस तरह से। क्या उनकी कोई अपनी कॉन्शियंस नहीं थी? क्या उनका कोई अपना दिमाग नहीं था? उन्हें मतलब क्या सब चीज़ें फीड की जाती थी? इस तरह तो नहीं होता। आप, इंडिया का हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान में जो हीरो है उसको बुरा दिखाओ, और जो पाकिस्तान में बुरा है उसको हीरो दिखाओ। तो अब आप मुझे बताइए कि जब इस चौधरी असलम को बुरा दिखाने से हम चौधरी असलम बुरे नहीं हो गए, आप बुरे हो गए ना, जिन्होंने बनाई है वो फिल्म। ये जो दोगल साहब का कैरेक्टर है, अजीब रोस्टेड किस्म के जो लग रहे हैं, मुझे बताएं उन्होंने क्या किया? ये किस किस्म के डायलॉग लिखे गए? आई वांट टू टेक योर ओपिनियन एज अ फिल्म क्रिटिक। क्या फजूल सी बातें जी, मुक्का मारने के लिए मुट्ठी बंद करनी पड़ती है, ये किस किस्म की बातें? देखिए, वो बेसिकली टाइम ट्रैवलर थे, इसलिए चूँकि वो 1970s के डायलॉग लेके चले गए 2025 में, और फिल्म सेट की है 2007 से 2009 में। तो उन्होंने उस तरह से किया है। आप सोचिए, वो ट्रेलर के अंदर जो है बात करते करते कैमरे को देख रहे हैं कि कभी तो ऐसा होगा, कि कोई तो ऐसा आएगा। मतलब उनको पता था मोदी आएंगे। सही। फिर वो कह रहे हैं अभी नहीं, इसका इंतज़ार करते हैं, अच्छा वक्त आएगा। मतलब उनको पता था पहले से ना, मतलब प्रॉपर प्रोपेगेंडा है। वो एक सिंपल प्रोपेगेंडा होता है, ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा है। अच्छा, यानी जो वाकयात मोदी सरकार के आने से पहले हुए उसका भी क्रेडिट वो लेना चाह रहे हैं। मतलब कि अभी अच्छे दिन आएंगे जी, तो वो अच्छे दिन उनके लिए जो थे वो ये थे। आपने उनको हर जगह डाल दिया कि वो आपका कंधार वाले वाक़े में भी वो मौजूद है, चले होंगे, फिक्शनल कैरेक्टर है। उसके बाद ये वाला जो है धुरंधर उन्होंने याद किया। या कोई बैद नहीं है, ये लोग और एक टाइम ट्रैवलर मूवी बना दें उमैर, इन्होंने नेहरू और गांधी के भी कंधों पे हाथ रखा हुआ होगा। आज़ादी भारत जो हुआ है अगली तो बनाएंगे, जो अगली यही होगी, क्विट इंडिया मूवमेंट इनका आइडिया था, है ना। हाँ, तो वो इस तरह से जो हो रहा है। प्लस इस फिल्म के अंदर देखें, जो अभी हम बात कर रहे थे कि लियारी जो है विदाउट फुटबॉल, विदाउट रैप आर्टिस्ट और विदाउट बॉक्सिंग लियारी नहीं है। आप लियारी दिखा रहे हैं और आप ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रहे, तो गलत है। उसके बाद फिर भाई आप नाम चेंज कर देते, आपने जहाँ बाकी कैरेक्टर्स के नाम चेंज किए, आप चौधरी असलम का नाम भी चेंज कर देते, आप रहमान डकैत का नाम चेंज कर देते, तो फिक्शनल पूरी फिल्म बन जाती ऑल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर। लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने जो है वो वही नाम रखे हैं। मुझे बताइए कि रहमान डकैत जो है अपने आप को रहमान डकैत क्यों कहेंगे? मतलब कौन कहेगा अपने आप को डकैत? पहले मुझे ये बताया ना, ये ठुस ठुस खुश रहो, ये गाना क्या है जो पूरा एक अजीब लेवल ऑफ हेल्पलेसनेस चल रहा है? ये गाना फीड से जा नहीं रहा, ये गाना किसी से गुनगुनाया जा नहीं रहा, पसंद सबको आ रहा है, ये अरबी साउंड कर रहा है, रहमान डकैत की एंट्री का गाना, ये क्या है? पहले तो ये समझाएं। देखिए, नंबर 1 तो वो एंट्री है नहीं उनकी एंट्री दूसरी थी। ये उन्होंने बीच में एक ऐसा सिचुएशन ऐसी बनाई कि इसको लोग एंट्री समझ के वाह वाह करेंगे। फिर वो जो है डांस कर रहे हैं उसके अंदर, मतलब इतना बड़ा गैंगस्टर जो है वो डांस क्यों करेगा किसी की उस पर जाके इवेंट पे? जो भी है, गाना समझ में आ ही नहीं रहा। म्यूज़िक पे, हम म्यूज़िक पे ही खुश हैं।
आज से आपको याद होगा 50 साल पहले एक इटालियन सिंगर थे, उन्होंने एक गाना किया था जिसमें उन्होंने इंग्लिश गाने की तर्ज पे बनाया था और इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, सिर्फ मुंह हिला रहे थे और जो जिब्रिश निकल रही थी वो गाना हिट हुआ था। तो ये भी ऐसे ही सिचुएशन है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है किसी के कि ये हो क्या रहा है, लेकिन बस वो चूंकि वो एंट्री अच्छी है, नज़र आ रहा है, मज़ा आ रहा है, हमें तो चाहिए ना कोई भी चीज़ मिल जाए। अब उस पर 10-10 दफ़ा मीम्स बना के डाल रहे हैं ना। ये वाली जनरेशन तो ट्रेन हो चुकी है ऐसे गानों पे, ऐसी रील्स म्यूजिक पे जिसको समझना से हम कासिर हैं, लेकिन वो हिट हो जाती है। नादिर, आपके पास वापस आना चाहूँगी। मुझे बताइए कि आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी ए मूवी पोस्टर फॉर नाउ, जो कि आयशा उमर ने डाला है मेरा लियारी के नाम से। ये मूवी मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अबाउट अ फीमेल फुटबॉलर ऑफ लियारी। आपको लगता है कि हमें, ये देखिए नैरेटिव्स की जंग है ना आज की दुनिया में, हमें अपनी कहानियाँ ख़ुद बनानी पड़ेंगी? क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस कर रही है कि हमारे जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं, उनको किसी तरह की सपोर्ट दी जाए ताकि नैरेटिव्स को, यानी हम अपनी कहानियाँ ख़ुद बनाएं? व्हाई डिड वी हैव टू वेट फॉर संजय दत्त टू पोर्ट्रे चौधरी असलम? हम बना ही नहीं पाते अपनी कहानियाँ। जी, ये जो मूवी है ये अप्रैल में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है और इसके जो फंडिंग है, स्पॉन्सरशिप है, वो सिंध गवर्नमेंट ने ही की है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अपनी स्टोरी हमने खुद बनानी है। मैं लियारी वाला हूँ, लियारी के बारे में पूछना है तो मेरे से आके पूछे, ना कि संजय दत्त से या रणवीर सिंह से आके पूछिए। और ये सिंध गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। आयशा उमर इज़ ऑब्वियसली शी इज़ द मेन कैरेक्टर इन दिस मूवी एंड उसके अलावा दनानी मुबीन भी है, बट it is completely financed by the Sindh government and we're going to inshallah submit this to international theaters all over the world, बल्कि जो international film festivals होते हैं उसमें भी इसको submit करेंगे। एंड इसमें एक लियारी का असल रूप दिखाया गया है कि लियारी के अंदर किस तरह से हमारी जो ख़वातीन हैं वो कितनी एम्पावर्ड हैं। और असली स्टोरीज़ पे ये बेस्ड है कि मैंने अभी रिसेंटली, आपने भी नाम सुना होगा, आलिया सुमरो एक बॉक्सर है, उसको सिंध गवर्नमेंट के फंड से मैंने फाइनेंस करके उसको थाईलैंड मैंने भिजवाया जहाँ पे वो बॉक्सिंग टूर्नामेंट जीत कर आई। उसके अलावा लियारी की फ़ीमेल फुटबॉलर्स हैं जो नॉर्वे गई, नॉर्वे के इंटरनेशनल टूर्नामेंट जहाँ पे 150 कंट्रीज़ थी वहाँ पे कम्पीट कर आई। फिर लियारी के अंदर हमने आर्ट सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पे हमारी ख़वातीन जो हैं वो स्केच आर्टिस्ट भी हैं। और उसके अलावा हमारी इस मूवी के अंदर जो बल्कि जो मेन सॉन्ग है वो भी जो एवा बी एक सिंगर है मशहूर लियारी की, उसकी सबमिशन है। तो हमने लियारी के टैलेंट को और असली रूप को इसके अंदर हाईलाइट किया है। और रिप्रेजेंटेशन इज़ एवरीथिंग नादिर। जब तक हम दिखेंगे नहीं, जब तक हमारी कहानियाँ वर्ल्ड स्टेज तक पहुँचेंगी नहीं, इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल दैट पीपल विल हाईजैक आवर स्टोरी। हम मूवीज़ में पीछे रह जाते हैं। एक ज़माना था, अगर हम 60s 50s की बात करें, पाकिस्तान वाज प्रोड्यूसिंग मोर मूवीज़ दैन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से भी ज़्यादा हम आगे थे उस वक्त इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शंस। ये बात मेरे ख्याल में बहुत दफ़ा हो चुकी कि क्या वजह बनी, हम बहुत पीछे रह गए। बट हैव वी लॉस्ट द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग? अच्छा जी, बात हम कर रहे थे धुरंधर की, और एक ऐसी मूवी जो इंडिया ने बनाई है बेस्ड ऑन पाकिस्तान और कराची के लियारी। और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये बात करनी अहम थी कि हमें अपनी कहानियाँ ख़ुद बतानी पड़ेंगी। बट मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि हैव वी लॉस्ट द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग? अब इसका थोड़ा सा कैनवस वसी करते हैं, हैव वी लॉस्ट द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग? लेकिन इससे पहले कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं, आपको बताती चलूँ कि अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं बिस्मिल्लाह परवेज़, माहिर नफ्सियात हैं। तो हर कहानी का एक नफ्सियाती पहलू होता है, उसका एक इम्पैक्ट होता है आपकी साइकी पे, एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वर्थ डिस्कसिंग एज वेल। थैंक यू सो मच बिस्मिल्लाह फॉर बीइंग हियर। उमैर, इससे पहले कि हम ड्रामों की तरफ बढ़ें, आई मस्ट डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मोहित शर्मा, जिसको कहते हैं कि वो इंस्पिरेशन थे रणबीर के कैरेक्टर के लिए। बट व्हाट आई नो अबाउट मोहित इज़ कि ही वाज ऑन अ मिशन फॉर इंडिया इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहाँ पे वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं मुजाहिदीन के अंदर और अपनी तरफ से कोई नुकसान भी पहुँचाते हैं। फिर एक फ़ाइनल स्क्रिमिश में उनकी हलाकत होती है। मुझे बताइए कि वो तो कश्मीर बेस्ड वाक़यात थे, ये लियारी से कैसे जोड़ दिए गए? क्योंकि मोहित शर्मा की फैमिली ने भी उन मूवीज़ के मेकर्स पे केस किया हुआ है। कि 2 साल पहले एक इंडियन फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पे सिद्धार्थ मल्होत्रा की, उसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था कि वो कोयटा पे हमला करने जा रहे होते हैं और अचानक उनको ख्याल आता है नहीं ये तो कहूटा जाना था। आप सोचिए कोयटा कहाँ है और कहूटा कहाँ है, ठीक है? तो इस किस्म के जब वो ब्लंडर कर सकते हैं तो ये तो कोई मामूली सी चीज़ है उसके सामने। तो उनका देखिए, उनको लियारी किसी ने बता दिया होगा कि एक इलाका है लियारी,
और वहाँ जो है वो ये सब कुछ होता है और गैंग वॉर्स होती हैं। अब जब आप 2007 अप्रैल से 2009 दिखा रहे हैं, हाउ कैन यू नॉट शो द 18 अक्टूबर वाला वाक़या? ठीक है, लियारी के सबसे ज़्यादा लोग शहीद हुए थे ना उस अंदर, नहीं दिखाया, आपने जिक्र ही नहीं किया, उसका मतलब फनक भी नहीं पड़ने दी। फिर आपने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत वाली चीज़ थी वो भी कहीं नहीं डाली, मतलब वो आप उसके बगैर कैसे फिल्म बना सकते हैं, वो भी लियारी के ऊपर। तो ये 2 इंसिडेंट्स मिस किए इन्होंने। उसके बाद इन्होंने जो है और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ओंगियाँ मारी हैं, जैसे आपका वो जो है फिंगरप्रिंट वाली गाड़ी है 2007 में, हमारे पास तो चाबी वाली गाड़ी थी कराची में। फिर उसके बाद ब्लैकबेरी का ज़माना था, वो आप इसमें दिखा रहे हैं कि लोग वीडियोस भेज रहे हैं। हम तो ब्लैकबेरी इसीलिए ख़रीदते थे कि मैसेंजर पे आराम से जवाब दे सकें ब्लैकबेरी वालों को। तो बहुत सारी इशूज़ हैं, बहुत सारे गैप्स हैं और ये मेरे ख्याल में स्टैंड आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, आपकी तरफ आना चाहूँगी। स्टोरी टेलिंग, कई लोग क्रिटिक करते हैं पाकिस्तानी ड्रामों को और कहते हैं कि ये बड़े एक टिपिकल फैमिली सागा में हमें इनरोल रखते हैं, जबकि इंडिया हर जॉनरा के ऊपर मूवी बनाता है, चाहे वो मिथोलॉजी हो, एक्शन हो, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो। क्या लगता है आपको, पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा स्पेस दिया हुआ है, छोड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हम सोचना नहीं चाहते? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा एंड एवरीबॉडी एल्स। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अब जब हम अभी एक मूवी की बात मैं सुन रही थी और स्पेशली किस तरह पोर्ट्रे किया गया है पाकिस्तान को एंड स्पेशली लियारी को, तो देखिए जो आपकी मूवीज़ होती हैं और ड्रामाज होते हैं उससे लोग बहुत ज़्यादा जो है ना ऑब्जर्व करते हैं। लोगों के लिए ही बनाई जाती है, पूरी दुनिया ही आजकल देख रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ड्रामाज देखे जा रहे हैं, हमारे ड्रामाज तो बाहर भी देखे जाते हैं। जहाँ तक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात की जाती है और जहाँ तक गैप की बात है, गैप अब बहुत हद तक फिल हो भी रहा है। पहले अगर मैं आपको 1 या 2 साल पहले अगर आप मुझसे पूछती कि ड्रामास का क्या हाल है, तो मैं आपको कहती कि नहीं, ये अब ये इतना अच्छा हाल नहीं है, क्योंकि वही सागा आपने जो बताया, सास बहू की स्टोरीज होती हैं, वही लड़ाइयाँ, नंदें, ये सारी चीज़ें लोग अब उकता गए थे उससे, लोग भी रिलीफ चाहते थे। तो आपने एक बड़ा एक फ्रेश जो है वो हमने देखा जमा तकसीम में, और जमा तकसीम के अलावा अब एक शरपसंद एक ड्रामा आ रहा है। तो ये दोनों ड्रामाज जो हैं वो सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, कल्चरल इश्यूज़ को। तो बहुत से लोगों ने उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव जो है वो फीडबैक भी दी, क्योंकि हमसे वो ड्रामाज बहुत रिलेट कर रहे हैं, हम उससे सीख भी रहे हैं। जो चीज़ें हमें ऐसे लगती थी कि यार हमारा आर्ग्यूमेंट वही है ना कि देखिए, सीखने के लिए तो हर तरह की कहानी हो सकती है। जब हम सिर्फ टीवी के ज़माने में थे तो कश्मीर फाइल्स भी था, पनाह जैसा ड्रामा भी था। फिर अगर आप फैमिली प्लानिंग की बात करें, कोई और चीज़ की बात करें, तो निजात जैसे ड्रामे भी आपके सामने थे। यानी एक आपको नज़र आता था कि हमने सस्सी पुन्नू के ऊपर भी कहानी बनाई, हमने मारवी के ऊपर भी कहानी बनाई, और उस ज़माने में अगर देखा जाए तो तानसेन या मुग़ल बादशाहों के ऊपर भी विद लिमिटेड रिसोर्सेज एक हिस्टोरिकल सागा बनाया जाता था। उमर, वाई इज़ इट कि आज जब आपके पास पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, हज़ारों चैनल्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेस खुद बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हम इस तरह के किसी जॉनरा के ऊपर ना सोचना चाहते हैं, ना उनके ऊपर कुछ बनाना चाहते हैं? देखिए, पीटीवी के ज़माने की आपने जब बात की तो क्वांटिटी थी ना, क्वालिटी थी उस वक्त, अब क्वांटिटी है। अब आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी है कम से कम वक्त में। तो जब आप ये इस तरह का काम होता है तो उसमें आप फर्स्ट ड्राफ्ट को ही जो है वो कंसिडर कर लेते हैं और वही बना देते हैं। अभी जिनकी शादी उनकी शादी आया, सुपर नेचुरल कॉमेडी थी और बहुत मज़ा आया लोगों को देख के उसको, और वो बहुत उसकी कॉम्पैक्ट एपिसोड भी 26-26 किस्तों पे ख़त्म कर दिया। ऐसे ही होना चाहिए कि आप लोग जो हैं 26 किस्तें, मतलब 6 महीने बेसिकली देखा ड्रामा, बहुत खुश हुए, उसको उसके बारे में लिखा, बात की और चले गए। हम बाकी उसमें जो है कूदते ही नहीं है ना। केस नंबर 9 जैसे अभी इस वक्त आ रहा है, कोर्ट रूम ड्रामा है। आपने आखिरी कोर्ट रूम ड्रामा कब देखा था? मतलब किसी एक ड्रामे, कश्मीर फाइल्स ही देखा था। एग्जैक्टली, मुकदमा कश्मीर जो था, जी हाँ, वो आखिरी कोर्ट रूम ड्रामा था ना आपका। और मगर इस दफ़ा जो है कोर्ट रूम ड्रामा है, आप करते क्या हैं, बहुत सारे ड्रामे पिछले जो 5 साल में आए हैं उसमें एंड में 2 किस्तों में कोर्ट रूम ड्रामा डाल देते हैं। कोर्ट रूम ड्रामा एक पूरी अलग एक कैटेगरी है, जिसको इसमें जो है केस नंबर 9 में जो है बहुत अच्छी तरह हैंडल किया गया है। लगती है जब हम हिस्ट्री की या बायोपिक्स की बात करें ना, उसमें बड़ा अहम होता है यू नो द ग्रे शेड्स ऑफ अ पर्सनालिटी को देखना। मैंने अभी हाल ही में कंगना रनौत की एक मूवी देखी जो इंदिरा गांधी के ऊपर बनी हुई है, एंड देयर वाज सम नेचुरल कंसेंसस। आप देखिए, ये मूवी
मोदी सरकार के दौर में बनाई जा रही है। कंगना इज़ अ बिग सपोर्टर ऑफ बीजेपी एज वेल, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी के कैरेक्टर्स, उनके पॉजिटिव्स उनके नेगेटिव्स को बैलेंस करके कुछ चीज़ें बहुत अगर कंट्रोवर्शियल है, मिसाल के तौर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसको भी उन्होंने बड़ा सेंसिटिवली हैंडल कर दिया कि वो प्रॉब्लमैटिक बनने के बजाय इट इज़ स्टिल अ बायोपिक दैट पेज एन ओड टू एन इंडियन लीडर। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे हमारा कोई कंसेंसस ही नहीं है और हमें लगता है कि एक पेंडोरास बॉक्स होगा, यानी आज हमें क्या चीज़ है जो रोकती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे या बेनज़ीर साहिबा पे मूवी बनाने में। द ओनली रीज़न इज़ कि हमें लगता है कि इट विल बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल। व्हाट डू यू से उमर? देखिए, हमने जो है चौधरी असलम पे एक बायोपिक बनाई थी जी, विच वॉज बैड, बेसिकली लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कहें तो सही होगा। आप चौधरी असलम के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, उसमें आइटम नंबर डाल रहे हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे, तो इस किस्म की जो हम गूफ अप्स करते हैं उसकी वजह से एक तो ऑडियंस भी बहुत मायूस होती है और ख़ुद जो अच्छे फिल्म मेकर्स होते हैं जो बना सकते हैं वो भी जो है डिसहार्टन होते हैं। आपने देखा था शाह पे बनी थी, लो बजट, एक्सट्रीमली लो बजट फिल्म थी, लेकिन क्या ज़बरदस्त फिल्म बनाई थी वो। क्या आप जिसको नहीं पता है कि सैयद मोहम्मद शाह जो थे वो कौन थे, सैयद हुसैन शाह कौन थे, तो वो उसके फिल्म के बाद खुद जाके गूगल पे सर्च करेगा कि 1988 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेने वाला आदमी कौन था। हम इस अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट करते ही नहीं हैं, और जब सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं तो जल्दबाजी में करते हैं। एक फिल्म जो है बनने में बहुत टाइम लगता है। जैसे मिसाल के तौर पे शोएब अख्तर की बायोपिक भी अनाउंस हुई, इट नेवर गॉट ऑफ। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हमारे जो सुपरस्टार्स रहे हैं, वसीम अकरम के ऊपर मूवी हमें कौन बनाने से रोकता है, जहांगीर खान के ऊपर हम मूवी क्यों नहीं बना पाते, एंड दीज आर ऑल क्रिकेटिंग लेजेंड्स वेयर एज वी आर अ क्रिकेटिंग कंट्री। बट कमिंग बैक टू द स्टोरीज अगैन, मुझे ये बताइए कि रोम कॉम एक ऐसा मुल्क जहाँ पे 70% आबादी यूथ पर मुश्तमिल है, हम किस किस्म के आइकन्स और किस किस्म की कहानियाँ और क्या फोकस रख रहे हैं? आर वी गिविंग मैसेज ऑफ ग्रिट और आर वी गिविंग अ मैसेज ऑफ सबमिशन? ये बिस्मिल्लाह सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी, जिन चीज़ों से हमें सीखने का मौका भी मिल रहा है। वी आर प्रोसेसिंग आवर ट्रॉमा, वी आर ट्राइंग टू एजुकेट इंटरजेनरेशनल, लोगों को चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी मिसालें कुछ और बढ़कर नहीं होनी चाहिए? आप मुझे क्रॉस सेक्शन में बताइए, जितने ड्रामे आप देख रही हैं, क्या उसके अंदर आपको प्रोफेशनल ख़वातीन के किरदार नज़र आते हैं? बिल्कुल सिद्रा, ये एक बहुत बड़ा बुहरान है कि जब प्रोफेशनल ख़वातीन की बात आती है तो प्रोफेशनल ख़वातीन के बहुत मसले मसाइल हैं, उनके स्ट्रगल्स अपने होते हैं। हम अक्सर जो है वो फोकस तो कर रहे हैं और वो घरेलू कहानियाँ ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन जिस तरह एक ख़ातून जो प्रोफेशनल सेटिंग में काम करती है उसको घर छोड़ना पड़ता है, उसको अपने बच्चे छोड़ने पड़ते हैं, उसको बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए और वो कर रही होती है वो, लेकिन ये पोर्ट्रेयल बहुत कम हो रहा होता है। लेकिन एक ड्रामा में हाईलाइट करूँगी इधर, क्योंकि अभी मैं ऑफकोर्स वही देख रही थी, शरपसंद की मैं ज़रूर बात करूंगी। शरपसंद में एक ऐसी खातून की उसमें स्टोरी थोड़ी सी हाईलाइट की गई है जो अकेली रहती है इस माशरे में, ना उसकी माँ है ना कोई है, ना उसकी शादी हुई और जो है वो हस्बैंड की डेथ हो गई। तो एक ऐसी खातून जो अकेली रह रही है, तो उस पे लोग कैसा माशरा जो है किस नज़र से देखता है, ये हाईलाइट हुआ। ये मैंने पहले कहीं नहीं देखा था सिद्रा, ये होते हुए कि किस तरह एक स्ट्रगल क्या होता है एक खातून का, उसके ऊपर सारे तनकीद करें, कोई भी छोटा सा इल्ज़ाम भी लगाते तो कैसे वो एक आग की तरफ फैलता है। तो ये एक ड्रामा ज़रूर मैं हाईलाइट करूँगी, इससे लोगों को भी अवेयरनेस आई है, इससे बहुत सी चीज़ें हमें समझ आई हैं कि हाँ ऐसे लोग हैं सोसाइटी में। लेकिन वैसे इट्स अ गैप। बिल्कुल सही कह रही है। एक और ड्रामा जो हाल ही में हम देख रहे हैं गूंज के नाम से, जिसके अंदर भी वर्किंग वुमेन एंड अ वुमन हु अपहोल्ड्स हर बाउंड्रीज, यानी शी स्टैंड्स अगेंस्ट हरासमेंट या लूज टॉक, और उसको क्या कुछ फेस करना पड़ रहा है और किस तरह लोग उसके हामी भी हैं लेकिन उसकी पूरी तरह उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। आपकी नज़र से वो ड्रामा गुजरा है, बिस्मिल्लाह उस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगी? ये सिद्रा मैंने अभी तक आपने नहीं देखा। अच्छा, उमैर से पूछते हैं। उमैर, आपसे और उससे ज़रूर ये पूछूंगी कि ओवरऑल हमें नज़र नहीं आते वो कैरेक्टर्स। अगर हम कहें कि एक ज़माने में पाकिस्तान में सिर्फ 2 प्रोफेशंस यानी इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने की बात की जाती थी, या ख़वातीन टीचर्स ही होती थी, प्रोफेसर्स ही होती थी, एवरी ड्रामा आई पिक अप from the PTV times had working women, had progressive women, had professional women, जिनके ऊपर सिर्फ, जैसे अभी हम बात करें ना, हमने इसको भी स्टीरियोटाइप कर दिया, वर्किंग वुमेन है तो उसके मसाइल ही होंगे, उसको लोग तंग ही कर रहे होंगे, उसको ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना होगा, उसको हरासमेंट का सामना होगा। नो, शी इज़ अ वर्किंग पर्सन विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, और उसकी अपनी चॉइसेस हैं, पर्सनल चॉइसेस हैं, कैरेक्टर को
और एक शोबे को आपस में मिलाया नहीं जाता था। अनफॉर्चुनेटली आज हमने इन चीज़ों को जम कर दिया। इस पर मज़ीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने तमाम प्रोमोस देख लिया, आपको पता चल गया कि हम कौन कौन से शोज़ प्ले कर रहे हैं ऑन आज न्यूज़, एंड वी आर बैक विद आवर कॉन्वर्जेशन। देखें वही बात है ना कि अपनी कहानी खुद ही बतानी पड़ती है कि असल में आप बीती है क्या। उमैर, मुझे बताइए कि वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल वुमेन एंड देयर पोर्ट्रेयल, क्या वजह है? और ख़ास तौर पे कुछ इदारे, अभी हम क्योंकि पीटीवी से कंपेयर कर रहे थे, तो अगर आप किसी ख़ास इदारे या शोबे से मुंसलिक हैं, पुलिस है, फ़ौज है, डॉक्टर्स हैं, सिविल सर्वेंट कोई दिखाया जा रहा है, बड़ी पाबंदियाँ पहले होती थी। आज भी क्या जो ड्रामा मेकर्स हैं उनके ऊपर ऐसी पाबंदियाँ हैं? देखिए, आजकल जो ड्रामे हो रहे हैं उसमें वर्किंग वुमेन को दिखाया जा रहा है इन अ बेटर लाइट, जो कि एक अच्छी बात है। जैसे आपने गूंज की हमने बात की, तो गूंज में उसके जो वर्क प्लेस हरासमेंट है उस पर बात हो रही है और बहुत अच्छी तरीके से बात हो रही है। तो कोशिश तो की जा रही है, लेकिन वो कोशिश जो है वो 100 में से 10 है। अगर देखें, अभी आपको मज़ीद कोशिश करनी है। जैसे अभी हमने बात की शरपसंद में, हीरा मानी का जो कैरेक्टर है वो एक बैंकर है जिसके मियाँ का इंतकाल हो चुका है, जो अकेले रहती है। वो किस तरह फ़ाइट कर रही है अपने सर्वाइवल के लिए हर जगह पे, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें और ज़रूरत है दिखाने की। पीटीवी के ज़माने की जो हमने अभी बात कर रहे थे हम लोग, उसमें देखिए आप वो एक जिस तरह पेश करते थे, जैसे आपका अनकही हो गया, उसमें फिर आपका तन्हाइयाँ हो गया, धूप किनारे हो गया, ये जो सारे ड्रामे थे इसमें जिस तरह वर्किंग वुमेन को दिखाया गया है वो मज़ेदार था। उससे आप एस्पायर करते थे कि हम भी इस किस्म का काम कर सकते हैं। अब जो है थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन ज़रूरत है। आप पसे आईना देख लीजिए कि पसे आईना 90s में आया था, आपने पुलिस वाली दिखाई थी उसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, सेंट्रल कैरेक्टर था, वो बहुत हिट हुआ था। हमें इस किस्म के ड्रामों की और ज़रूरत है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिस्मिल्लाह, मुझे बताइए कि हमारी जो यूथ की इस वक्त माइंडसेट है, जो थिंकिंग है आपके पास, क्योंकि लोग अपने पर्सनल इश्यूज़ को लेकर आते हैं, मेंटल वेलबींग की बात होती है, क्या आपको नज़र आता है, कोई मुमासलत नज़र आती है कि ये जो कहानियाँ, जो सोशल सागाज़ हमारे यहाँ दिखाए जा रहे हैं, लोग इससे रिलेट कर रहे हैं, इसी किस्म के पेन्स, इसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं? बिल्कुल सिद्रा, अभी आपके कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक खातून आई थी और अपनी बेटी के, वैसे जैसे आप कहते हैं डिस्कस हो रहा होता है, तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया कि हमारे भी ख़ानदान में बहुत जल्दी शादियां करने का एक रिवाज था, लेकिन ये मैं इसके खिलाफ थी। लेकिन कहते हैं वो जो ड्रामा, अभी मैं फिर दोबारा कहूँ, जमा तकसीम ने बहुत से ऐसी चीज़ों के ऊपर हाईलाइट किया जो शायद नहीं होता था, कि जो आप ख़ानदानों में ही शादियां कर लेते थे, बच्चे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं और वहाँ रिश्ते हो रहे हैं, मंगनियाँ हो जाती हैं, अपनी पसंद नहीं होती उनकी, तो इसके ऊपर हाईलाइट किया। तो वो जब उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारे भी ख़ानदान में था, लेकिन उसको देख के मैंने स्टैंड लिया, तो दैट वाज समथिंग जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे हो रहा है। कम है, तो मैं इसका ये मतलब है जो ड्रामा मेकर्स हैं उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। लोग सिर्फ इन चीज़ों से सीखते नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। देयर इज़ आल्सो अ लॉट ऑफ एम्फसिस जो हम अपनी कहानियों में देख रहे हैं, जिसके अंदर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप्स के ऊपर बात की जाती है। तो इसके ऊपर भी ज़रा हाईलाइट कीजिएगा कि इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता जो है, अक्सर मैं ख़वातीन, मर्द थोड़े कम देखते हैं ड्रामास, लेकिन ख़वातीन जो होती हैं, इवन वर्किंग वुमेन भी होती हैं मेरी तरह, आपकी तरह, जब हम थक जाते हैं तो हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं। अगर तो ऐसा ड्रामा हो, मैं दोनों हाईलाइट कर रही हूँ, अगर तो ऐसा ड्रामा हो जिसके अंदर आप छोटी छोटी बात पे वो शक और ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सास बहू वाली चीज़ें होती हैं, तो ऑफकोर्स वो एक आपके अंदर साइकोलॉजिकली एक चीज़ हो जाती है कि नहीं, मुझे भी शक करना चाहिए, मुझे भी देखना चाहिए। लेकिन अब जैसे पॉजिटिव अगर पोर्ट्रेयल किया जा रहा है कि बहुत छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से कितनी बड़ी बात हो सकती है, या अगर सास ने अगर ये बात कह दी है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे भी हैंडल किया जा सकता है, या हस्बैंड से ऐसी भी बात हो सकती है, या हस्बैंड जो है वो वाइफ को इस तरह भी जो है इज्जत दे सकता है, उसके लिए स्टैंड ले सकता है। इससे बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली। थैंक यू सो मच बिस्मिल्लाह फॉर बीइंग हियर एंड फॉर मेंशनिंग ऑल ऑफ दिस, एंड उमैर, थैंक यू वेरी मच फॉर रिव्यूइंग द इम्पैक्ट दैट दीज स्टोरीज, दीज फिल्म्स हैव ऑन आवर सोसाइटी एंड आवर पीपल। इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। वी आर गोइंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन एंड टेक इट फॉरवर्ड। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।